हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारा डिडक्शंस कर लिए हैं, एक आध डिडक्शन और कर लेते हैं। जैसे हो गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA। ये डिडक्शन क्या चीज़ के लिए है? ये है deduction in respect of employment of new employees। कोई भी बिजनेस जिसका टैक्स ऑडिट होता है और जिसका इनकम फ्रॉम बिजनेस है, जाहिर सा बात है बिज़नेस है तो इनकम फ्रॉम बिज़नेस तो होगा ही। अगर वो लोग नया एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है ना प्रीवियस ईयर में, तो उन लोग को डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ जो एडिशनल सैलरी पे करेगा वो लोग नए एम्प्लॉय को, उसके ऊपर। अब प्रोविज़न पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन ले लेंगे धीरे धीरे। ओके, तो हम लोग फटाफट से नोट कर लेते हैं, नोट लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाएगा। डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड if the following conditions are satisfied. If the following conditions are satisfied. सेक्शन 80 JJAA वाले सेक्शन में डिडक्शन तभी मिलेगा अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हुआ तो। The SSC has income under the head profits and gains from business or profession, PGBP। ठीक है ना। SSC के पास इनकम है कौन से हेड में? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, and is subject to tax audit under section 44AB। और टैक्स ऑडिट भी होता है सेक्शन 44AB में। कहने का मतलब है कि जो टर्नओवर है ना, टर्नओवर जो है वो ग्रेटर देन 1 करोड़ है। सही है, टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तभी जाके टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, अगला कंडीशन, दूसरा कंडीशन है द बिजनेस इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि पुराना बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके नया बिजनेस नहीं बनाया गया है। ठीक है ना। तीसरा, such business is not acquired by the SSC by the way of transfer।
फ्रॉम एनी पर्सन। ये है सर अपना कंडीशन। तो सेक्शन 80 JJAA वाले हेडिंग में डिडक्शन तभी मिलेगा अगर कुछ कंडीशन फुलफिल करना होगा, किया तो मिंटू से। और वो कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहला, जो एसएससी है ना, उसका इनकम होना चाहिए कौन से हेड में? अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड और प्रोफेशन। दूसरा कंडीशन क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, उसका बिजनेस का टैक्स ऑडिट भी होना कंपलसरी है। अगर टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और टैक्स ऑडिट करवाना कब कंपलसरी है? जब टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। ठीक है। दूसरा पढ़े थे हम लोग कि जो बिज़नेस है ना, वो बिज़नेस कोई भी पुराना बिज़नेस को स्प्लिट करके नहीं बनाया गया है। जैसे स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? एक्स लिमिटेड, XY लिमिटेड एक पुराना कंपनी है। कंपनी क्या किया? दोनों बिजनेस को स्प्लिट कर दिया, एक्स लिमिटेड को अलग कर दिया, वाई लिमिटेड को अलग कर दिया। उस टाइप का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस को स्प्लिट करके फॉर्म किया गया है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA नहीं मिलेगा। और तीसरा कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे? अगर हम बिजनेस को खरीदते हैं किसी दूसरा आदमी से, ठीक है ना, मतलब दूसरा आदमी बेचा है और हम उसका बिजनेस को खरीदे हैं, तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी कि ट्रांसफ़र हुआ है। जो कैपिटल गेन वाले हेडिंग में पढ़े थे ना, उस टाइप का ट्रांसफ़र अगर हुआ है तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा 80 JJAA वाले सेक्शन में। आई होप सभी को वो समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ डिडक्शन। सर डिडक्शन कितना मिलेगा? जैसे बोले थे 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। एडिशनल एम्प्लॉय क्या होता है? न्यू एम्प्लॉयज़। जैसे हेडिंग में ही लिखा हुआ है, सी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। नए एम्प्लॉय को अगर रिक्रूट किया जा रहा है तो ही डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। 3 असेसमेंट ईयर्स डिडक्शन मिलेगा। 30% करके 3 साल। नेक्स्ट नीचे में नोट देके लिख दे रहे, ये जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है ना, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब होता है टोटल सैलरी, या फिर रेम्यूनरेशन भी बोल सकते हैं। टोटल सैलरी नहीं, रेम्यूनरेशन सही लग रहा है। टोटल रेम्यूनरेशन पेड और पेबल। टोटल रेम्यूनरेशन पेड और पेबल टू न्यू एम्प्लॉयज़ by the way of बैंक ड्राफ्ट और अकाउंट पे चेक और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बाय द वे ऑफ अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट होगा। ठीक है ना। अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? जो ड्राफ्ट मिलता है उसको बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है और बैंक कलेक्शन करता है उस पैसे का। नेक्स्ट ये हुआ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ये पहला नोट। दूसरा नोट देके लिखते हैं हम, ये जो वर्ड है ना एडिशनल एम्प्लॉय,
एडिशनल न्यू एम्प्लॉई। न्यू एम्प्लॉई का मतलब क्या होता है? मीन्स एन एम्प्लॉई whose remuneration does not exceed rupees 25,000, जिसका रेमूनरेशन 25,000 से ज़्यादा नहीं है। न्यू एम्प्लॉय मीन्स एन एम्प्लॉई who participates in प्रोविडेंट फंड। कौन सा प्रोविडेंट फंड? वो भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि कंट्रीब्यूशन करता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई, उसका बात किया जा रहा है। तीसरा, न्यू एम्प्लॉय मीन्स एन एम्प्लॉई एम्प्लॉयड फॉर अ period of not less than 240 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो नया एम्प्लॉई का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एम्प्लॉई जिसका एम्प्लॉयमेंट कम से कम 240 दिन होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। ये 240 दिन वाला जो रूल है ना, ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता है। कुछ कुछ एम्प्लॉई के लिए 240 के जगह 150 डेज़ भी अप्लाई होता है। तो 150 डेज़ किसके लिए है? 150 डेज़ फॉर एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड इन manufacturing of footwear। फुटवेयर तो पता ही है सभी को क्या होता है। फुटवेयर और अपैरल और लेदर प्रोडक्ट्स। तो 150 डेज़ किसके लिए है? एम्प्लॉयज़ जिन लोग फुटवेयर या फिर लेदर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, या फिर अपैरल। अच्छा, ये जो वर्ड है अपैरल, अपैरल का मतलब क्या होता है? अपैरल का मतलब होता है वो लेडीज़ लोग का जो आर्टिफिशियल चीज़ होता है, कान में का, नाक में का वगैरह। फिर कपड़ा को भी अपैरल की कैटेगरी में ही डाला गया है। ये सारा चीज़, आई होप ये सभी को समझ में आ गया। एक लास्ट नोट नंबर 3, ये है रूल। जैसे हम लोग पढ़े ना कि 240 डेज़ या फिर 150 डेज़ तो कम से कम एम्प्लॉयमेंट में रहना ही होगा। अब सपोज़ करते हैं जिस साल एम्प्लॉई का एम्प्लॉयमेंट हुआ उस साल 240 डेज़ या फिर 150 डेज़ वो काम नहीं कर पाया, और अगले साल वो 240 डेज़ और 150 डेज़ काम कर लिया, तो माना जाएगा कि उसका एम्प्लॉयमेंट अगले साल हुआ है। जैसे नोट नंबर 3 में लिखते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि न्यू एम्प्लॉई works for new employees work for less than 240 या फिर 150 days ड्यूरिंग 2018-19, ठीक है ना। न्यू एम्प्लॉई वर्क फॉर लेस देन 240 डेज या फिर 150 डेज ड्यूरिंग 2018-19, बट
ड्यूरिंग 2019-20 यानी कि अगले साल ही वर्क्स फॉर मोर देन 240 या फिर 150 डेज। सही है। अगर नया एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट 2018-19 में हुआ है लेकिन वो काम 240 और 150 दिन से कम करता है, बट अगले साल 2019-20 में वो मोर देन 240 या फिर 150 डेज काम करता है, तो क्या माना जाएगा? माना जाएगा कि उसका एम्प्लॉयमेंट 2019-20 में हुआ है। यानी कि जो डिडक्शन है ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA is allowed from 2019-20 onwards। क्या समझ में आया? 2018-19 में एम्प्लॉयमेंट हुआ लेकिन वो काम 240 दिन या फिर 150 दिन से कम किया, ठीक है ना। लेकिन अगले साल वो काम 240 या फिर 150 दिन से ज़्यादा कर लिया, तो डिडक्शन जो है ना 80JJAA वो कब से मिलना स्टार्ट होगा? जिस साल वो 240 या फिर 150 दिन से ज़्यादा काम किया है उस साल से डिडक्शन मिलना चालू होगा। आई होप ये सभी को समझ में आ गया। सम्स करेंगे हम लोग। ओके, अभी हम लोग इसका सम्स करेंगे सेक्शन 80JJAA का। पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सम एग्जाम के लिए। देखना है सर क्या लिखा हुआ है सम्स में। एक्स एंड कंपनी इज LLP। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज June 1, 2019। सही है। बिजनेस कब से चालू किया है? जून में। It own and operate retail outlets in different part of North India during the previous year 2019-20. It appoints the following person. Date of appointment भी दे दिया है सबका, ये 2019 होगा। Previous year assessment year हो जाएगा 2020-21। ये हो जाएगा 2019-20। ओके, तो इतना सारा एम्प्लॉयज़ के बारे में दे दिया है। सबसे पहला May 1, 2019 को स्टोर कीपर का अपॉइंटमेंट हो रहा है 8 लोग का। सैलरी कितना है? 18,000 पर पर्सन। June 1, 2019 को 12 एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट हो रहा है। सेल्स पर्सन है और सैलरी है 25,000 पर मंथ। सैलरी 28,000। हेल्पर का सैलरी है 11,000। ये October 1, 2019 को एम्प्लॉय हुआ है। सैलरी टू स्टोर कीपर इज़ पेड इन कैश अप टू December 31, 2019। स्टोर कीपर का सैलरी जो है वो कितना? December 31 तक कैश में दिया जा रहा है। उसके बाद अच्छा, इन अदर केसेस सैलरी इज ट्रांसफर बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स थ्रू SBI। डिटरमाइन द अमाउंट डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80JAA अंडर द फॉलोइंग 2 सिचुएशंस। सबसे पहला सिचुएशन में टर्नओवर जो है वो कितना है? 6 करोड़ है और टैक्स ऑडिट होता है। दूसरा सिचुएशन में टर्नओवर 90 लाख है और टैक्स ऑडिट नहीं होता है। तो हम लोग पहला कंडीशन पढ़े थे, अगर टैक्स ऑडिट नहीं होगा तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। यानी कि सिचुएशन 2 में तो डिडक्शन मिलने से रहा। अब आते हैं हम लोग सिचुएशन 1 में। सिचुएशन 1 में डिडक्शन मिलेगा, तो देखना है सब ध्यान से।
पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA is not available क्या लिख दूँ, अवेलेबल अंडर सिचुएशन 2। सेकेंड वाले सिचुएशन में नहीं मिलेगा क्योंकि ऑडिट नहीं हो रहा है और टर्नओवर भी जो है वो कितना है, 90 लाख रुपीज़ है। ठीक है, अंडर सिचुएशन 1, पहला सिचुएशन में तो डिडक्शन मिलेगा, बट कितना मिलेगा उसका कैलकुलेशन अपने को करना है, देखना है सर ध्यान से। सबसे पहला है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर का सैलरी कितना है, 18,000 पर मंथ, यानी कि 25,000 से कम है। अच्छा, कितना लोग का एम्प्लॉयमेंट हुआ है, 8 लोग का, और एम्प्लॉयमेंट कब हुआ है, मई 1, 2019 को। तो मई से लेके 31 मार्च 2020 कितना महीना होता है, 11 मंथ्स होता है। तो स्टोर कीपर का सैलरी हो जाएगा 18,000 पर मंथ, 8 लोग हैं, कितना महीना, मई से, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स हो गए। ठीक है ना, यानी कि सैलरी हो गया उसका 18,000 इंटू 8 इंटू 11 कितना, ये आ गया 15,84,000। सही है। दूसरा कौन है, दूसरा इंसान है सेल्स पर्सन, इसका सैलरी कितना है, 25,000, यानी कि इसका भी सैलरी 25,000 से ज़्यादा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कब हुआ है, जून में, और कितना लोग हैं टोटल, 12 लोग हैं। सेल्स पर्सन का सैलरी है 25,000 रुपये पर मंथ, टोटल 12 लोग हैं, इंटू जून से, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स हो गए। तो 25,000 इंटू 10 इंटू 12 कितना, 30 लाख। समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल है। इसके बाद सेल्स पर्सन के बाद कौन है, सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र का सैलरी कितना है, 28,000, इसका 28,000 है। तो 28,000 25,000 से तो ज़्यादा हो गया ना, तो इसका तो गिनती में आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसका सैलरी मोर देन कितना है, मोर देन 25,000 रुपीज़ है। समझ में आया। फिर कौन है, हेल्पर्स। हेल्पर का सैलरी कितना है, 11,000 इंटू कितना है, टोटल एम्प्लॉइज़ 25 लोग हैं, और एम्प्लॉयमेंट कब से, अक्टूबर 1 को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स, यानी कि ये हो गया 11,000 इंटू 25 इंटू 6, ये हो गया 16,50,000। सही है, देखना है ध्यान से। हेल्पर का एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ 6 महीना, 6 महीना में कितना दिन होता है, 180 डेज़ होता है ना। और ये कोई फुटवेयर और लेदर कंपनी नहीं है, ये रिटेल आउटलेट है। ध्यान से देखिए, इधर लिखा हुआ है ऑपरेट्स
रिटेल आउटलेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर लेदर या फिर अपैरल या फिर कोई भी फुटवेयर कंपनी होता तो 150 दिन लिया जाता गिनती में, बट यहाँ पे 240 दिन का हिसाब होगा। तो हेल्पर का तो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 6 मंथ्स है, यानी कि 180 डेज़, तो इसका गिनती में नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हेल्पर्स आर एम्प्लॉयड फॉर लेस दैन 240 डेज़। ये लोग सिर्फ 240 दिन काम किए हैं। समझ आया? स्टोर कीपर तो 8 महीना काम किया, 11 मंथ्स काम किया। 11 मंथ्स मतलब 330 डेज़, 240 से ज़्यादा हो गया। और 10 मंथ्स मतलब हो गया कितना? 300 डेज़, और 300 डेज़ मतलब हो गया 240 से ज़्यादा। तो सिर्फ ये दोनों को डिडक्शन मिलेगा। कितना परसेंट? 30% और 30%। सो 15,84,000 का 30% कितना होता है? 4,75,200। और 30 लाख का 30% कितना होता है? 9 लाख रुपीज़। समझ में आया? टोटल ऐड करने पे कितना आएगा? 9 and 4 13, 13,75,200। ये हो जाएगा अपना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA। ये था क्वेश्चन नंबर 24। आई होप सभी कोई को समझ में आ गया। बड़ा सिंपल है।